नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की हमारी इस कक्षा में हम लोग अभी तक काव्य शास्त्र पर विचार करते हुए काव्य शास्त्र के आचार्य, उनकी कृति, काव्य के लक्षण, काव्य हेतुओं में प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास, इन सारी चीज़ों पर बात कर चुके हैं। आज का हमारा विषय है काव्य प्रयोजन। तो हम काव्य प्रयोजन पर बात करते हैं। प्रयोजन शब्द तो आप लोग इस्तेमाल बहुत करते होंगे। किसी चीज के उद्देश्य के लिए हम कहते हैं कि फला काम कर रहे हो तो तुम्हारा प्रयोजन क्या है, तुम्हारा उद्देश्य क्या है। तो फिर यही बात रिपीट होती है कि भारतीय काव्यशास्त्र कितना वैज्ञानिक रहा है कि आरंभ से ही आप सोचिए कि 2000 साल पहले उसमें इस बात पर चर्चा हो रही थी कि कविता के कारण क्या हैं, कविता के फायदे क्या हैं, कविता अच्छी कविताएं कैसे लिखी जाती हैं, कविता की कमियां क्या हैं। इन सारी चीज़ों पर बहुत विधिवत बातचीत की गई है। तो हम लोग काव्य प्रयोजन पर आज की कक्षा में चीज़ों को समझेंगे। प्रयोजन, ये ध्यान देंगे, हेतु से अलग है। हम फायदे की बात करेंगे, कविता से क्या क्या लाभ होगा हमें। क्या क्या कहते हैं हमारे भारतीय काव्यशास्त्र के आचार्य। नाट्य शास्त्र से, हालांकि नाट्य शास्त्र में नाटक करने के फायदे पर बातचीत की गई है, लेकिन चूंकि नाट्य शास्त्र हमारे काव्यशास्त्र संबंधी समझ का एक आधार ग्रंथ है, एक प्रारंभिक ग्रंथ है, तो हम लोग भरत मुनि की भी बातचीत को समझेंगे। भरत मुनि क्या कहते हैं प्रयोजन पर विचार करते हुए। धर्म्यम यशस्यम आयुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम। क्या क्या फायदा है? धर्म, यश, आयु, हित, ये जो हमें लाभ होता है। फिर बुद्धि, तो सारे फायदे हैं कविता के जरिए, नाटक के जरिए क्या क्या फायदा है। लोकोपदेश जननम, आप अपने मैसेजेस दे सकते हैं। और ये जो नाटक के विषय में चूंकि पूरी बातचीत की गई है, लेकिन क्या क्या फायदे हैं। आप कोई धार्मिक कृति लिख दें तो आप परलोक आप अपना बना रहे हैं। यश, पूरी दुनिया में आपकी चर्चा हो रही है कि वो बहुत महान कवि है। आयु, अब इसके पीछे भी है कि आप परलोक बना रहे हैं, तो जितने मंगल आप ईश्वर की स्तुति में या इस तरह से आप देखते हैं कि जितने अमंगल हैं, आपके ऊपर कोई बुराइयां होने आने वाली हैं ये भविष्य में, तो उन सबको दूर करते हैं आप, आपकी आयु में वृद्धि होती है। बुद्धि, ठीक, कविता सुनने से बहुत सारे जैसे नीति के जो उपदेशात्मक ग्रंथ हैं उनको पढ़ करके आपका दिमाग खुल जाता है कि भाई ऐसे जीवन जीना चाहिए। तो बहुत सारे फायदे हैं कविता के लिए। आगे देखते हैं हम, भौतिक प्रश्नों का व्यापक उल्लेख है। मतलब ये काल्पनिक बातचीत नहीं कर रहे हैं भारतीय लोग कि हवाई बातें कर रहे हैं, आनंद, दिल की बात मैं प्रकट करता हूं अपनी कविता में, बस मुझे बड़ा मजा आता है। ये सारी बातें नहीं है, इमोशनली बातचीत नहीं कर रहे हैं। बहुत जमीनी स्तर पर आकर के कविता के लाभ की बातचीत हो रही है भारतीय काव्यशास्त्र में। और क्या कहते हैं एक जगह पे, और दुखार्तानाम श्रमार्तानाम शोकानाम तपस्विनाम विश्रांति जननम काले नाट्यम एतद् भविष्यति। किसी दुखी के दुख का आप नाश कर रहे हैं। कोई श्रम से कोई थक गया है तो आप कविता सुन रहा है तो वो रिफ्रेश हो जा रहा है कविता के फायदे में, नाटक के फायदे में। कोई शोक से ग्रस्त है, ठीक है, तो उसका शोक, दुख दूर होता है कविता के जरिए। ये सब कविता के फायदे हैं। आगे देखते हैं हम, भामा की बात करते हैं। भामा तो और भौतिकवादी दृष्टि से भारतीय जो पूरे जीवन शैली है उसमें 4 आश्रमों की बात की जाती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों को महत्वपूर्ण बताया गया है भारतीय जीवन शैली में। भामा इन्हीं चारों का लाभ बताते हैं कविता से। कविता से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो चारों फायदे आपको कविता से मिलेंगे। धर्म की बात बताई, आप अर्थ, तो आज भी अर्थ आप अर्जित कर रहे हैं कविता से, लोग शो कर रहे हैं, किताबें बिक रही हैं, ठीक, तो ये फायदा है। काम की भी देखिए कितने स्पष्ट बातचीत करते हैं हमारे भारतीय आचार्य, भामा हुए या अन्य, जो काम को भी कविता के प्रयोजनों में शामिल करते हैं। और मोक्ष, तो चारों पुरुषार्थ जो हमारे हैं वो कविता से
हमें प्राप्त होते हैं। अच्छा, इसके अलावा कीर्ति और प्रीति, ये दोनों चीजें भी आपको मिलेंगी। यश और प्रीति, ये दोनों चीजें आपको मिलेंगी। वामन कहते हैं, वामन की भी बात आप देखें तो प्रीति और कीर्ति हेतुत्वात, ये प्रीति और कीर्ति को भी रखते हैं। यानी एक तो आपको आनंद मिलेगा और कीर्ति प्रीति, ये दो चीजें। अरे आपको फेम मिलेगा, यश मिलेगा, लोग आपको जानेंगे, यह भी तो कविता के आनंद में शामिल है। कुंतक क्या कहते हैं? कुंतक कहते हैं कि धर्मादि साधनोपाय सुकुमार क्रमोदिता, ठीक, काव्य बंधो अभिजातम हृदय आह्लाद कारक। तो ये काव्य में थोड़े से स्पष्ट हो रहे हैं कि एक तो हृदय के आह्लाद का कारक बताते हैं, और अभिजात वर्ग को, मतलब आप जो बहुत ऊपर क्लास के लोग हैं, उनको आप जब आनंद अपनी कविता के जरिए पहुंचा रहे हैं तो उसका जाहिर सी बात है आपको लाभ तो मिलेगा ही, चाहे वो अर्थ के रूप में मिले या यश के रूप में मिले। आगे देखते हैं हम, मम्मट और स्पष्ट हैं, कहते क्या हैं? काव्यम यश, कविता से क्या मिलेगा? यश मिलेगा, अर्थ, ठीक, आप अर्थोपार्जन, रुपया पैसा मिलेगा, बेसिक बात है। व्यवहार विदे, बिहेविंग सेंस आपको आएगा, आप मैनर सीखेंगे कविता के जरिए, ठीक। जैसे कि आप यूं समझ लें कि बिहारी ने सिखाया था राजा को, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। तो ये वाली बात है, आपको कैसे बिहेव करना है वो भी आपको समझ आ जाएगी। कहाँ क्या, जैसे रामचरितमानस पढ़ते हो आपको पता होना चाहिए कि पुत्र का व्यवहार कैसा होना चाहिए, पत्नी का व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो ये सब कैसे आप सीख रहे हैं? रामचरितमानस क्या है? कविता है, तो कविता के जरिए आप ये सारी चीजें समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। शिवेतर क्षतय, शिवेतर शिव से, शिव मतलब कल्याण, शिव से जो हट करके है यानी अकल्याण, यानी अशुभ का नाश करती हैं कविताएं। कुछ अनहोनी होने वाली हो, कुछ बुरा होने वाला हो, तो उससे भी बचाती हैं हमें कविताएं। उस तरह की धार्मिक कविताएं, श्लोक आदि आपको इस शिवेतर क्षतय से भी बचाते हैं। और सद्यः पर निवृत्तये कांता सम्मित, अब कांता सम्मित उपदेश की बात, ये जो महत्वपूर्ण बात है, परीक्षा में यहां से प्रश्न बनता है कि किसने कविता को कांता सम्मित उपदेश, कांता सम्मित उपदेश यानी स्त्री की तरह से उपदेश देती है, पत्नी की तरह से कविताएं बात करती हैं, यानी मनवाती हैं अपनी बात। जो पत्नी है, अब उस समाज के पत्नी की बात हो रही है जिसमें पत्नी घर में रहती है, और तो कन्विंसिंग पावर उसकी बहुत अच्छी होती है। कविता में भी कन्विंसिंग पावर उतनी ही अच्छी होती है। कोई बात आपको मनवानी हो, सीधे सीधे आप किसी से कुछ कहेंगे कि चलो भाई देश के लिए लड़ लो, आज जान दे दो अपने देश के लिए, तो सोचेगा क्यों जान दे दें देश के लिए, या नहीं दे रहा है। लेकिन आप जब पूरे कविता के जरिए पूरा मंजर बांधेंगे कि देश कैसे तड़प रहा है, भारत माता रो रही हैं और अब तुम्हारे से उम्मीद कर रही हैं, तो आदमी जो है वो जाग जाएगा। तो कन्विंसिंग पावर कविता में बहुत अच्छी होती है। वही कांता सम्मित उपदेश, उसी कन्विंसिंग पावर, उसी पत्नी के जैसा उपदेश देती हैं कविताएं। जैसे पत्नी कोई भी बात मनवा लेती है, उस तरह से मीठी भाषा में अपनी बात कहती है, वैसे कविताएं अपनी बात कहती हैं। इसके अलावा देखिए 6 चीजों की बात की है मम्मट ने, तो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यश, अर्थ, लोक व्यवहार ज्ञान, अनिष्ट का निवारण, शिवेतर क्षतय यही है, आत्म शांति और कांता सम्मित उपदेश। आगे देखते हैं हमारे जो हिंदी के यानी संस्कृत के बाद ये हमारे भक्ति काल के जैसे तुलसीदास जी हैं, गोस्वामी तुलसीदास होना चाहिए। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास, इनकी बात कर लेते हैं। इन्होंने क्या कहा है? स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा
निबंध भाषा मंजुल मातनुत ऐसे करके एक लाइन है इनकी रामचरितमानस की शुरुआत में ही, कि स्वांता सुखाय के लिए अपने अपने अंतःकरण की संतुष्टि के लिए मैं रघुनाथ की गाथा को भाषाबद्ध कर रहा हूं। तुलसीदास एक जगह पे ये बात कहते हैं, एक स्पष्ट करते हैं, कीरति भनिति भूति भल सोई, सुर सरि सम सब कह हित होई। कीर्ति की बात यहाँ पर करते हैं, यश की बात करते हैं, लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य, ये भक्त काल के कवि आत्मचेता कवि हैं, ये इस तरह से झूठे मूठे प्रलोभनों में नहीं पड़ते थे। मतलब ये भक्ति काल का पूरा दौर ही ऐसा रहा है, बहुत लालच करने वाले लोग नहीं हैं कि रुपए पैसे के लिए राजा के दरबार में राजकुमारों को शिक्षित करने के लिए, इसके लिए कविताएं नहीं करते थे। तो ऐसे भक्ति काल में आप तमाम लोगों के यहाँ देखेंगे इस तरह की बातें। भिखारी दास क्या कहते हैं, चूंकि दरबारी कवियों का दौर शुरू हो गया, दरबारी कवि सीधे सीधे संस्कृत के दरबारी कवियों से भी लिंक होते हैं। कैसे, एक लहे तप पुंजन के फल ज्यों तुलसी रसूर गोसाई, एक लहे बहुसंपत्ति केशव भूषण ज्यों बरबीर बड़ाई, एक न को जस ही सो प्रयोजन है रस खान रहीम की नाय, दास कभी तन की चर्चा बुद्धिवंतन को सुख दे सब ठाई। यानी तपपुंजन के फल, तुलसी जैसे तपस्वी लोग कविता का जो उद्देश्य है वो स्पष्ट करते हैं। तुलसी और सूर जिस तरह के अपने तप के लिए, अपने भक्ति के लिए कविताएं करते थे, और केशव और भूषण ये लोग बहुसंपत्ति, ठीक है, संपत्ति के लिए, धन और धनार्जन के लिए कविताएं करते थे। भिखारीदास स्पष्ट करते हैं। और एक वर्ग है जिसके लिए फेम, यश, ठीक है, पॉपुलैरिटी जिसे चाहिए, वो रसखान और रहीम जैसे कविताएं करते हैं। और दास कवितन यानी भिखारी दास कहते हैं कि ये सारे जो प्रयोजन हैं वो अलग अलग लोगों के रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। मिथिलेश गुप्त, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो अपने समय की कविता को अपने हिसाब से ढाल रहे हैं। ये सिर्फ इंटरटेनमेंट ना रहे कविता में, उसमें मैसेजेस भी रहें, उसमें उपदेश रहे। ठीक, तो ये फिर इतने उपदेश दे देते हैं कि बाद के दिनों में बोर कर देते हैं, उपदेश ही उपदेश देने लगे, बहुत ज्यादा सीरियस ले लिए थे। उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। शुक्ल जी क्या कहते हैं, आचार्य शुक्ल, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत में मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उसके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। यानी जगत के मार्मिक पक्ष को उठाइए, उसको कविता में प्रत्यक्ष करिए, यानी कविता में दिख जाए वो बात जो आप कहना चाह रहे हैं, वो बहुत क्लियर कविता में स्पष्ट हो जाए, और उसका मनुष्य के जिस तक आप पहुंचा रहे हैं उसके हृदय के साथ उस बात की तादम्य। जैसे भाषा के पीछे मत जाइए, मतलब अब थोड़ी सी चेतना विकसित कीजिए। जैसे ये विश्व है, इसमें बहुत सारी घटनाएं हो रही, एक कोई घटना लीजिए, उस घटना को पिक करिए, उसको बहुत अच्छे से भाषा में ढालिए, कविता का रूप दीजिए, उसको जूम करके उसको स्पष्ट कीजिए, और फिर किसी मनुष्य के हृदय के साथ उसका सामंजस्य हो जाए इस तरह से। तो ये कविता का काम है, शुक्ल के हिसाब से यही लक्ष्य है कविता का। मन को रंजित करना, उसे सुख आनंद पहुंचाना ही यदि कविता का अंतिम लक्ष्य मानो तो कविता ही विलास की एक सामग्री हुई। मार्मिक पक्षों को गोचर रूप में लाकर सामने रखना, तो इंटरटेनमेंट नहीं है सिर्फ। ये द्विवेदी युग और छायावाद के लोग हमें स्पष्ट बताते हैं कि इंटरटेनमेंट का साधन कविताएं नहीं, कविता का बहुत बड़ा लक्ष्य है। हजरत द्विवेदी का कहते हैं, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं। जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गति, दीनता, परमुखापेक्षिता से न बचा सके, जो उसकी आत्मा की तेजो दीप्ति न कर सके, जो उसे पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में बहुत क्लियर बात करते हैं हजरत द्विवेदी। इसीलिए वो बहुत महान आचार्य हुए हैं हमारे हिंदी के। साहित्य के उद्देश्य को स्पष्ट कर देते हैं वो, कि साहित्य वो नहीं है जो आपको सिर्फ इंटरटेन कर रहा है, उसका आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं हुआ, समाज में कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई चेतना नहीं विकसित कर रहा है, वो साहित्य नहीं है। तो साहित्य का अंतिम लक्ष्य मनुष्य है, इस बात पर जोर देते हैं हजरत प्रसाद द्विवेदी। आगे देखते हैं, पाश्चात्य काव्य शास्त्रों का भी प्रयोजन है। पाश्चात्य काव्य शास्त्रों ने भी कविता के प्रयोजन के विषय में अपनी बातें कही हैं। क्या कही हैं देखते हैं। 3 वर्ग इनके हैं, लोक मंगलवादी, आनंदवादी और समन्वयवादी। लोक मंगल यानी जगत के लिए जो कविता को लक्ष्य मानेंगे, आनंदवादी जो सिर्फ इंटरटेनमेंट, वैयक्तिकता, ये सामाजिकता को मानेंगे, ये वैयक्तिकता को मानेंगे, ये कलावादी लोग रहेंगे आनंदवादी लोग, और समन्वयवादी जो दोनों के बीच का रास्ता निकालते हैं। तो हम देखें,
प्लेटो ने काव्य का चरम लक्ष्य लोक मंगल माना है, यानी समाज का हित हो वही कविता है, समष्टि का जिसमें हित हो। इसी के अभाव में प्लेटो ने होमर जैसे महान काव्य सृजक की भी आलोचना कर दी, क्योंकि भाई उनको तत्व प्लेटो को नहीं मिलेगा समाज कल्याण का, तो वो प्लेटो नहीं मानेंगे उसे कविता। आंतरिक उदात्त भाव और सौंदर्य को उद्घाटित करना, लोक व्यवस्था, न्याय संगतता, ठीक बहुत सारे क्राइटेरिया हैं प्लेटो की नजर में। टॉल्स्टॉय ने क्या कहा है, यह आनंद नहीं है, यानी कविता जो है वो आनंद की चीज नहीं है, वरन मानव एकता का साधन है, जो मानव को सहानुभूति तथा परस्पर संबंधित करता है। यानी पूरी दुनिया में सोचिए कि पूरी दुनिया में कितने बवाल हैं, देश देशों से लड़ रहे हैं आपस में, तमाम तरह की समस्याएं पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। किस चीज की कमी रह गई है उनके बीच में? प्रेम की, स्नेह की। क्यों झगड़ा कर रहे हैं, क्यों लड़ाई कर रहे हैं, क्यों दूसरे की जमीन कब्जा करना चाहते हैं, क्यों दूसरी नस्ल के लोगों को खत्म कर देना चाहते हैं? क्योंकि प्रेम नहीं रह गया है पूरी दुनिया के लोगों के बीच में। सिर्फ एक तत्व अगर आ जाए प्रेम, तो पूरी दुनिया के लोग एकजुट हो जाएंगे। और बहुत सारी समस्याएं जो मिलिट्री की समस्याएं हैं, मतलब फोर्सेस की, वेपन्स की, सारी जो दुर्व्यवस्था फैली हुई है वो खत्म हो जाएगी सिर्फ एक शक्ति से, कविता से। तो टॉल्स्टॉय बहुत बहुत बड़ी बात कहते हैं, कविता अगर पूरी दुनिया के कवि लोग अगर इस अभ्यास में लग जाएं, मतलब भारत से, पाकिस्तान से, चाइना से, अमेरिका से, कि लोगों को आपस में जोड़ के रख देंगे, पूरी दुनिया के लोगों को दुश्मन देशों के लोगों के प्रति भी स्नेह से भर देंगे, तो दुनिया में जो ये पूरा मंजर है युद्ध का वो खत्म हो जाएगा। और एक बार धरती से युद्ध खत्म हो जाएगा, धरती बहुत आगे चली जाएगी, बहुत विकास हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं, आप परिचित ही हैं कि हमारे देश में ही एजुकेशन से ज़्यादा पैसा हम अपने डिफेंस पे खर्च करते हैं। तो ये दुनिया में समस्याएं हैं। टॉल्स्टॉय इसमें बड़े चिंतक साबित होते हैं। आनंदवादी दृष्टिकोण, वही कि कविता जो है आनंद की चीज है, कविताएं से इंटरटेन, जैसे हमारे दौर के जो मंचीय कवि हैं वो आपको सिर्फ लफ्फाजी, सिर्फ जो है इंटरटेन कर रहे होते हैं मंचों पर, उनकी कविता कोई मतलब नहीं रहता है, आप खुश हो जाते हैं, हाँ हंसते हैं, फिर अपने घर चले जाते हैं। तो ये दो कौड़ी की कविताएं हैं प्रेमचंद के शब्दों में, कि उनका कोई मूल्य नहीं है। जो कविता आपको सुला दे, कविता का असली उद्देश्य या साहित्य का असली उद्देश्य प्रेमचंद मानते हैं कि जो आपको सुलाए नहीं, जगा दे, बेचैन कर दे, आपको आपके अंदर बेचैनी पैदा कर दे। आप अगर कोई ऐसा साहित्य, कोई ऐसी किताब, कोई ऐसी कविता पढ़ते हैं, उसके बाद आप सो ना पाएं, वो असली साहित्य है। आप ये क्या हुआ कि मज़े में आ गए और फिर सो गए, खुश हो गए, बहुत खुश, हंसने लगे, वो कविता, वो साहित्य नहीं है, वो दो कौड़ी का साहित्य है। ये प्रेमचंद का मानना है। समन्वादी दोनों चीजें रहें, मतलब सिर्फ ऐसा ना रहे कि ज्ञान ही ज्ञान दिए जा रहे हैं कविता में, आनंद नहीं है कविता में, यह भी ना रहे, और सिर्फ आनंद है, मतलब इतना आनंद है कि कोई उसमें कोई संवेदनशीलता, कोई सेंस ही नहीं है। तो दोनों के बीच का अगर रास्ता निकलेगा तो मध्य मार्गी या समन्वयवादी दृष्टिकोण कहते हैं। तो चलिए, ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण रही। हम लोगों ने काव्यशास्त्र के इन सारे पक्षों पर विचार किया। अब हम जो हमारे महत्वपूर्ण दो तत्व हैं, रस और अलंकार, उस पर अगली कक्षा में बातचीत करेंगे। तो हम लोग आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।